अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल प्रिंटिंग पढ़ी थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल फिनिशिंग पढ़ेंगे। अब टेक्सटाइल फिनिशिंग क्या होता है? बेसिकली वेट प्रोसेसिंग की लास्ट स्टेज होती है हमारे पास टेक्सटाइल फिनिशिंग। ये वो प्रोसेस है जहाँ पे हम फैब्रिक की या सबस्ट्रेट की एस्थेटिक्स चेंज कर सकते हैं, या फिर उसका हैंड फील चेंज कर सकते हैं, या फिर कोई भी फंक्शनल प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो। अब जो टेक्सटाइल फिनिशेस होते हैं उसकी क्लासिफिकेशन हम दो बेसिस पर कर रहे होते हैं। एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन उसकी ड्यूरेबिलिटी है कि वो फिनिश कितने वॉशेस तक सस्टेन करेगा, और एक एप्लीकेशन की बेसिस पर उसकी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, कि वो अप्लाई किस तरीके से किए जा रहे होते हैं। ड्यूरेबिलिटी की बेसिस पे हमारे पास कितनी टाइप्स के फिनिशेस हैं? 4 टाइप्स के फिनिशेस हैं हमारे पास। सबसे पहली टाइप कौन सी है? टेम्पररी फिनिशेस। ये वो फिनिशेस होते हैं जो कम से कम भी 1 से 2 वॉशेस तक सस्टेन करते हैं, 1 से 2 वॉशेस के बाद निकल जाएंगे वॉश करने पे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड टाइप है सेमी ड्यूरेबल फिनिशेस। सेमी ड्यूरेबल फिनिशेस सेवरल वॉशेस तक चलते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। मतलब एक सर्टेन नंबर ऑफ वॉशेस के बाद ये निकल सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि कभी भी ना निकलें। वहीं अगर हम ड्यूरेबल फिनिशेस की बात करते हैं तो ये इस तरह के फिनिशेस हैं जो कि हर वॉश के बाद इसकी एफिशिएंसी रिड्यूस होती जाएगी, लेकिन कभी भी पूरी तरीके से निकलेगा नहीं। तो ये इस तरह के फिनिशेस है जो कि ड्यूरेबल है, पूरे तरीके से रिमूव नहीं होते, लेकिन एफिशिएंसी रिड्यूस होती जाती है। और ऐसे फिनिशेस जिसको वॉश करने से कोई फ़र्क ना पड़े कपड़े के ऊपर, वो फिनिश कभी भी ना निकले, उसे हम परमानेंट फिनिश कह रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम एप्लीकेशन क्लास की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास फिनिश अप्लाई करने के दो मेन तरीके होते हैं। या तो हम मशीनरी के थ्रू, वो मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू फिनिश अप्लाई करें, या फिर किसी केमिकल के थ्रू वो फिनिश अप्लाई करें। तो हमारे पास दो मेन मेथड होते हैं। हम इन दोनों को कंबाइन करके भी कोई फिनिश अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे समझते हैं। मैकेनिकल फिनिशिंग के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो है कैलेंडरिंग का प्रोसेस। इस कैलेंडरिंग के प्रोसेस से हम बहुत सारी टाइप्स के फिनिशेस अप्लाई कर सकते हैं। अब कैलेंडरिंग होती क्या है इसको ज़रा समझते हैं हम। देखें, किसी भी फैब्रिक को हम रोलर्स के दरमियान से हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर गुजार दें, अंडर कंट्रोल्ड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? कैलेंडरिंग प्रोसेस कहलाएगा। इसका अंदाज़ा लगाने के लिए यहाँ पे दो डायग्राम्स बनी है, एक बिफोर कैलेंडरिंग, एक आफ्टर कैलेंडरिंग। अगर आप आफ्टर कैलेंडरिंग के डायग्राम को देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि फैब्रिक एक तरीके से स्क्वीज़ हो गया है, ठीक है। और हमारे पास इस कैलेंडरिंग के प्रोसेस में जो रोलर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो नॉर्मली हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक स्टील रोलर होता है जिसके थ्रू हम कोई भी पैटर्न इम्पार्ट कर सकते हैं और टेम्परेचर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हॉलो होता है, इसके अंदर स्टीम गुजर रहा होता है जो कि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। वहीं अगर हम प्रेस करने के लिए रोलर देखें जो कि उसको स्टील रोलर के ऊपर प्रेस करेगा, वो हमारे पास क्या कहलाता है? बाउल कहलाता है। न्यूमेटिक प्रेशर के थ्रू इस रबर रोलर को एक तरीके से ब्लो किया जा रहा होता है ताकि वो प्रेशर जनरेट कर सके उस फैब्रिक के ऊपर। अब ये रोलर्स काम किस तरीके से कर रहे होते हैं और इस प्रोसेस के थ्रू फैब्रिक में किस किस तरह के चेंजेस अकर हो सकते हैं उसको भी ज़रा समझते हैं। इन दो डायग्राम्स को देख के हम क्या क्या कंपैरिजन कर सकते हैं फैब्रिक के क्रॉस सेक्शन से, समझें। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली चीज़ इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फैब्रिक की थिकनेस बिफोर प्रोसेस ज़्यादा थी, आफ्टर प्रोसेस उसकी थिकनेस रिड्यूस हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं धागों के दरमियान गैप देखूँ, इसके यार्न्स के दरमियान गैप कंपैरेटिवली ज़्यादा है बिफोर प्रोसेस, लेकिन जब यार्न स्क्वीज़ होगा तो वो एक तरीके से फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट होने की वजह से उसके दरमियान का गैप कम हो जाएगा, तो एक तरीके से उसकी ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस हो जाएगी। कैलेंडरिंग प्रोसेस के बाद ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस होने का मतलब है कि एक तरीके से उसका कवर फैक्टर भी बढ़ जाएगा, उसकी फ्रिक्शन भी एक तरीके से रिड्यूस होगी, क्योंकि पहले फैब्रिक का जो स्ट्रक्चर था कंपैरेटिवली थोड़ा रफ था, अब ये फ्लैट हो गया है तो उसकी फ्रिक्शन वैल्यू भी एक तरीके से रिड्यूस हो गई है। ये चीज़ भी याद रखिएगा, जितना आप फाइबर को स्क्वीज़ करते हैं, उसको जितना फ्लैट करते हैं, उसका ड्रेप उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाता है और उसकी सॉफ्टनेस क्या होगी? कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। सॉफ्टनेस और स्मूथनेस के दरमियान एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है इंडस्ट्री में। स्मूथनेस को वो बेसिकली सॉफ्टनेस से कंपेयर कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, स्मूथनेस फ्रिक्शन से एसोसिएटेड है। वहीं अगर हम सॉफ्टनेस की बात करें
तो फैब्रिक कितना कंप्रेसिबल है आप उसको सॉफ्टनेस कह रहे होते हो। अगर वो सॉफ्ट है तो ज़ाहिर है कंप्रेस होगा, अगर वो सॉफ्ट नहीं है तो वो कंप्रेस नहीं होगा। तो इसकी एम्प्टी स्पेसेस ख़त्म होती जा रही हैं इसको स्क्वीज़ करने से, तो सॉफ्टनेस इस वजह से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अंदर इस प्रोसेस में लस्चर बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ रोलर्स वी आर यूजिंग हेयर। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब इस प्रोसेस के थ्रू हम कौन कौन से फिनिशेस अप्लाई कर सकते हैं समझें। सबसे पहला प्रोसेस है हमारे पास स्विसिंग। स्विसिंग क्या होता है, बेसिकली सिंपल हमने फैब्रिक को गुजार देना है इन रोलर्स के दरमियान से, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फैब्रिक फ्लैट हो जाएगा और उसकी वजह से फैब्रिक की सरफेस थोड़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। उस स्मूथनेस की वजह से फैब्रिक के ऊपर एक तरह से लस्चर इंक्रीज हो जाएगा। इसी को हम नॉर्मल ग्लॉस भी कह रहे होते हैं। वहीं हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस है चेजिंग का। हम फैब्रिक की मल्टीपल लेयर्स को गुजार रहे होते हैं, इसकी डिटेल्स हम लोग आगे के कोर्सेज में पढ़ेंगे। मल्टीपल लेयर्स गुजार रहे होते हैं ताकि ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट हो सके। इसी तरीके से चिंड्स, चिंड्स क्या प्रोसेस है ज़रा इसको समझें। चिंड्स या ग्लेजिंग, हमारे पास ये जो प्रोसेस है इसके अंदर फैब्रिक जब रोलर्स के दरमियान से गुजर रहा होता है तो हम इसके ऊपर वैक्स पार्टिकल्स की स्प्रिंकल कर देते हैं, उसके अलावा रेजिन और सॉफ्टनर्स भी अप्लाई कर देते हैं ताकि वो वैक्स पिघल के इस पूरी सरफेस को बिल्कुल फ्लैट कर दे। अगर सरफेस बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी तो उसकी शाइन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसको हम चिंड्स कह रहे होते हैं या फिर ग्लेजिंग फिनिश कह रहे होते हैं। इसी तरीके से डीलस्टरिंग का प्रोसेस कैसे किया जाता है, या जो भी मेटल रोलर है उसके ऊपर हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, याद रखिएगा पैटर्न अप्लाई करने के लिए हम उन मेटल रोलर्स के ऊपर मैट फिनिश अप्लाई कर देते हैं। मैट फिनिश की सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होती, तो वो फैब्रिक का लस्चर भी एक तरीके से रिड्यूस कर देगा, डी लस्चर कर देगा उसके फैब्रिक को, ताकि वो पॉलिश नहीं कर पाए रोलर। इसी तरीके से अगर हम कोई इनग्रेव्ड मेटल रोलर्स यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि हाई प्रेशर पे वो इनग्रेव्ड पैटर्न फैब्रिक के ऊपर एम्बोज हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम एम्बोजिंग कहते हैं। और इसी तरीके से डिफरेंट सिल्क फिनिशेस भी अप्लाई कर सकते हैं, इस प्रोसेस में लस्चर आ जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम डिफरेंट फिनिशेस अप्लाई कर सकते हैं कैलेंडरिंग के प्रोसेस में। ये भी याद रखिएगा कि कैलेंडरिंग का जो प्रोसेस होता है वो एक तरह का टेम्पररी फिनिश होता है, क्योंकि जब भी आप उसे वॉश करेंगे और वाटर इन यार्न्स के अंदर पेनिट्रेट करेगा तो दोबारा से उसे स्वेल करके वापस उसी स्टेट में ले आएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको परमानेंट बनाना चाहते हो तो इसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स इम्पार्ट कर रहे होते हैं ताकि वो परमानेंट फिनिश में कन्वर्ट हो सके। नेक्स्ट मैकेनिकल फिनिश है हमारे पास एमराइजिंग, जिसे हम स्वेडिंग भी कहते हैं और पीच फिनिश भी कह रहे होते हैं। इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, बहुत गौर से समझिएगा। हम फैब्रिक को सिंपल एक एमरी कवर्ड रोलर से गुजार रहे होते हैं, बेसिकली एक तरह का सैंड पेपर से जब हम फैब्रिक को रब करेंगे तो क्या होगा, उसकी सरफेस के ऊपर फाइबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस से बेसिकली सरफेस के ऊपर एक तरह से प्रोट्रूडिंग फाइबर्स लाए जा रहे होते हैं ताकि उसकी सरफेस पीच लाइक टेक्सचर की हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एमराइजिंग, स्वेडिंग या फिर पीच फिनिश। अब हमारे पास जो डायग्राम होती है इसकी प्रोसेस की इस तरह की है, ज़रा गौर से समझिएगा। हमारे पास यहाँ पर फैब्रिक है जिसको ये वाला रोलर जो है एक तरीके से पुश कर रहा है किसके ऊपर, एमरी रोलर के ऊपर। बेसिकली इस रोलर के ऊपर एमरी पेपर लिपटा हुआ होता है जो कि एक तरीके से फैब्रिक की सरफेस को स्क्रैच करेगा, जिसकी वजह से फैब्रिक की सरफेस के ऊपर वो ढेर सारे प्रोट्रूडिंग फाइबर्स आ चुके होंगे। उसमें से कुछ प्रोट्रूडिंग फाइबर्स फैब्रिक की सरफेस से बाहर निकल चुके होंगे और फ्रिक्शन की वजह से चिपके हुए होंगे, जो कि पिलिंग का इशू कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो उन प्रोट्रूडिंग फाइबर्स को जो कि लूज़ हैं उनको हटाने के लिए हमारे पास यहाँ पर ब्रश रखा हुआ होता है जो कि रोटेट होता है और वो लूज़ फाइबर्स को एक तरीके से उससे हटा देता है और सक्शन पंप उसको वहाँ से रिमूव कर देता है ब्रश के ऊपर से, और हमें क्या मिल जाता है, एक पीच फिनिश्ड फैब्रिक मिल जाता है। इस प्रोसेस का मेन फंक्शन क्या होता है कि हम फैब्रिक की सरफेस के ऊपर प्रोट्रूडिंग फाइबर्स ले आएँ। उसकी वजह से किस तरह के चेंजेस आएंगे समझते हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ है। पहली चीज़, लस्चर क्या होगा फैब्रिक का, ऑब्वियसली फैब्रिक का लस्चर कम हो जाएगा, उसकी सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी सरफेस एक तरीके से थिक हो गई। जब आप उसे प्रेस करेंगे तो फ्लफ़ी टेक्सचर की वजह से उसमें आपको सॉफ्ट फील होगा। वहीं पर अगर हम बात करें स्टेनिंग की, तो अब जब उस पर प्रोट्रूडिंग फाइबर्स आ गए तो वो डर्ट को या स्टेन्स को बहुत ज़्यादा कैच करेगा, तो उसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी एक तरीके से बढ़ जाएगी जो कि एक डिसएडवांटेज है। वहीं पर अगर मैं इस प्रोसेस को फैब्रिक की बैक साइड पर करूं जो कि हमारी बॉडी से कांटेक्ट में आता है, वो बेसिकली क्या करेगा, इस प्रोसेस के बाद फैब्रिक के अंदर थर्मल इंसुलेशन इंड्यूस करा देगा क्योंकि एयर ट्रैप होने की प्रॉपर्टीज़ उसमें आ जाएंगी। आपकी स्किन और फैब्रिक के दरमियान जो उसके प्रोट्रूडिंग फाइबर्स की लेयर होगी
वहाँ पर क्या हो रही होगी, एयर ट्रैप हो रही होगी, जिसकी वजह से ये फैब्रिक एक तरीके से विंटर सीजन के लिए ज़्यादा इफेक्टिव बन जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास मेन फंक्शन है। इसको हम फ्रंट पे करेंगे तो डिसएडवांटेजेस क्या है, हमारे पास स्टेनिंग प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाएगी और पीच फिनिश भी दे रहा होगा सरफेस के ऊपर। लेकिन ज़्यादा फ़ायदेमंद कब है, जब हम बैक के ऊपर करेंगे। इसका ज़्यादा फ़ायदा कौन से सीज़न में हमें मिलेगा, विंटर सीज़न में मिलेगा, क्योंकि थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर इंड्यूस हो जाती हैं फैब्रिक में। नेक्स्ट मैकेनिकल फिनिश है हमारे पास कॉम्पैक्टिंग, जिसे हम सनफ्राइजिंग भी कह रहे होते हैं। अब बेसिकली ये प्रोसेस क्यों किया जाता है, देखें समझें इस बात को। जब भी आप कोई भी फैब्रिक मैन्युफैक्चर करने के बाद सबसे पहली दफ़ा उसको पानी में डालते हैं तो क्या होता है, वो श्रिंक होता है। अब ये जो श्रिंकेज का प्रोसेस है इसे हम कहते हैं रेजिडुअल श्रिंकेज। ये होता क्यों है, सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं, फिर इसकी रेमेडी को समझेंगे। सपोज़ करें हमारे पास एक रॉ फैब्रिक है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद हमें मिला है। आप देखें गौर से, इस फैब्रिक के अंदर और इस फैब्रिक के अंदर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कौन से वाले के यार्न्स के अंदर ज़्यादा आपको स्ट्रेस नज़र आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें यार्न में ज़्यादा स्ट्रेस नज़र आ रहा है। क्यों स्ट्रेस नज़र आ रहा है, बेसिकली समझे इस बात को। यूजुअली जो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस होते हैं और वेट प्रोसेसेस होते हैं, वहाँ पे फैब्रिक कंटिन्यूसली चल रहा होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस के थ्रू चल रहा होता है। तो फैब्रिक के अंदर लेंथ वाइज स्ट्रेच अप्लाई हो रहा होता है। लेंथ वाइज स्ट्रेच की वजह से उसके वाप यार्न्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। तो जब आप उस फैब्रिक को पहली दफ़ा रिलैक्स छोड़ेंगे पानी के अंदर, तो क्या होगा, बेसिकली वाटर जैसे उसमें पेनिट्रेट होगा तो वो फैब्रिक को रिलैक्स करेगा। रिलैक्स करने की वजह से उसकी लेंथ श्रिंक होगी। बेसिकली ये हमारे पास इतनी लेंथ थी जो कि श्रिंक होकर कंपैरेटिवली कम हो गई, ताकि वो अपने आप को रिलैक्स कर सके। अब ये प्रोसेस जब गारमेंट मैन्युफैक्चर करने के बाद हो रहा होता है तो उसके अंदर पूरे के पूरे उसके स्पेक्स आउट हो सकते हैं, उसकी मेजरमेंट्स आउट हो सकती हैं। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्टिंग कर रहे होते हैं। उसका जो रेजिडुअल श्रिंकेज है उसे ख़त्म करने के लिए हम उसे मैकेनिकली कॉम्पैक्ट कर रहे होते हैं। किसी तरीके से फैब्रिक को कॉम्पैक्ट करना है। अब मैकेनिकली हम फैब्रिक को किस तरह से कॉम्पैक्ट करें, इस चीज़ को समझने के लिए हमें इन 3 डायग्राम्स का एक बेसिक आइडिया समझना होगा। सपोज करें कि ओरिजिनल हमारे पास ये 2 रबर स्ट्रिप्स थी जो कि एक दूसरे पे चिपकी हुई हैं, एक शेडेड है और एक अनशेडेड। फिलहाल दोनों रबर स्ट्रिप्स की लेंथ कैसी है, सेम है। जो ऊपर वाली रबर स्ट्रिप है मैं उसे यहाँ पे ए कह रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को ज़रा गौर से समझिएगा। अगर मैंने ऊपर वाली रबर स्ट्रिप को आउटवर्ड बेंड किया है तो क्या हुआ, ए की लेंथ बढ़ गई, ठीक है, और बी की लेंथ कम हो गई। वहीं पर अगर मैंने इस ए वाली रबर स्ट्रिप को अंदर की तरफ बेंड किया तो बी की लेंथ बढ़ गई, ए की लेंथ कम हो गई। अगर मैं फैब्रिक को रिलैक्स करना चाह रहा हूँ, कॉम्पैक्ट करना चाह रहा हूँ, तो उसे कैसे कॉम्पैक्ट करूँ। उसे स्ट्रैच करना तो बड़ा आसान है, फैब्रिक को हम खींचेंगे उसके अंदर स्ट्रैच आ जाएगा। लेकिन उसे रिलैक्स करने के लिए हमने इस तरह का कोई प्रोसेस यूज़ करना होगा जहाँ पे वो श्रिंक हो जाए। सपोज करें कि मैंने इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से आउटवर्ड बेंड किया हुआ है। जब मैं इस आउटवर्ड बेंड हुए हुए फैब्रिक रबर की स्ट्रिप के ऊपर फैब्रिक पेस्ट कर दूं किसी तरीके से और उसको रिलैक्स करके अंदर की तरफ बेंड कर दूं, तो क्या होगा, उस ए स्ट्रिप के साथ साथ फैब्रिक भी श्रिंक होता चला जाएगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस हम एक तरीके से अप्लाई कर रहे होते हैं। अब ये डायग्राम आपको तरीके से समझ में आ जाएगी। हमारे पास ये जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कंटिन्यूसली यहाँ पे चल रहा है, ये हमारे पास एक तरह का रबर बेल्ट होता है जिसे हम कहते हैं पाल्मर बेल्ट, ठीक है। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इसकी सरफेस स्ट्रेच हुई हुई है। इसी जगह पर फैब्रिक कांटेक्ट में आता है। जब फैब्रिक यहाँ से कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, सरफेस के साथ साथ फैब्रिक भी श्रिंक होता जाता है। जैसे ही ये अंदर की तरफ बेंड होगी तो इस पर चिपका हुआ फैब्रिक भी क्या होगा, श्रिंक होता चला जाएगा, जिसका मतलब है वो कॉम्पैक्ट होता चला जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वो फैब्रिक कॉम्पैक्ट हो जाता है हम उसका कांटेक्ट वहाँ से ब्रेक कर लेते हैं ताकि हमें कॉम्पैक्ट हुआ हुआ फैब्रिक मिल जाए। दूसरी चीज़, फैब्रिक की वो शेप रिटेन करने के लिए उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करने होंगे, लिहाजा हम यहाँ पे स्टीम का भी इस्तेमाल करते हैं। विदाउट स्टीमिंग भी ये कॉम्पैक्टिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी और विदाउट टेम्परेचर भी ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो हमने यहाँ पर ओवरऑल स्टीम, टेम्परेचर और इस रबर बेल्ट का इस्तेमाल करके फैब्रिक को मैकेनिकली कॉम्पैक्ट करना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सैनिटाइजिंग का प्रोसेस कह रहे होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ढेर सारे मैकेनिकल फिनिशेस के प्रोसेस हो सकते हैं जो कि इस एक वीडियो में कवर अप नहीं हो सकते, इस एक कोर्स में कवर नहीं हो सकते। ज़्यादा डिटेल्स जानने के लिए और जो वीडियोस होंगी नेक्स्ट कोर्सेज की, उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं।
बिल्कुल मैकेनिकल फिनिशेस की तरह जो हमारे पास केमिकल फिनिशेस के प्रोसेस हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम लोग केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब वो केमिकल्स किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर किस तरीके से इम्पार्ट किए जाएं, मेनली इसके 4 मेथड्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, सबसे पहला मेथड, हम उस केमिकल को स्प्रे टेक्निक के थ्रू फैब्रिक के ऊपर इम्पार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कम से कम पानी का इस्तेमाल होगा और ज़ाहिर है हमारे पास किसी भी तरह का ज़्यादा अमाउंट में एफ्लुएंट जनरेट नहीं होगा। नेक्स्ट प्रोसेस है, हम किसी भी फैब्रिक को लिकर बाथ के अंदर डिप करके केमिकल इम्पार्ट कर सकते हैं, ज़्यादा पानी के अंदर वो इम्पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हम कोटिंग के थ्रू भी डिफरेंट केमिकल्स को इम्पार्ट कर सकते हैं और लेमिनेशन के थ्रू भी। कोटिंग और लेमिनेशन में क्या फ़र्क होता है याद रखिएगा, जब हम फैब्रिक के ऊपर केमिकल कोट अप्लाई करके उसे ड्राई करते हैं तो वो कोटिंग कहलाती है, लेकिन अगर पहले से ही बनी हुई लेयर हम फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करते हैं तो उसे हम लेमिनेशन कह रहे होते हैं। ठीक है, कोटिंग हमारे पास नॉर्मली कितने तरीके की होती है। एक तो नॉर्मल कोटिंग होती है जहाँ पर हम केमिकल को इटसेल्फ एज अ कोटिंग यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरी टाइप की कोटिंग हमारे पास क्या होती है, उसे हम इनकैप्सुलेशन कह रहे होते हैं। हम किसी भी केमिकल के थ्रू, कोटिंग केमिकल के थ्रू उससे दूसरे केमिकल्स इंपार्ट कर सकते हैं। सपोज़ मेरे पास कोई इस तरह के केमिकल्स हैं इंपार्ट करने के लिए जो कि ऑयल नेचर के हैं, जो कि लिक्विड स्टेट में है या गैशियस स्टेट में है। अब जाहिर है फैब्रिक के ऊपर इस तरह के मटेरियल्स इंपार्ट करने का मतलब है कि वो इवेपोरेट हो जाएंगे या फिर लीक आउट हो जाएंगे, तो हमने उसको इनकैप्सुलेट करना होता है। किसी भी कोटिंग मटेरियल के अंदर हम अच्छे तरीके से उसका इमल्जन बनाते हैं और फिर फैब्रिक के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, कैप्सुलेट्स की फॉर्म में फैब्रिक के ऊपर अप्लाई हो जाए। अब वहाँ पर भी हमारे पास इनकैप्सुलेशन की दो टाइप्स होती हैं। या तो हमारे पास वो कोटिंग मटेरियल ड्राई होने के बाद ब्रेकेबल हो या अनब्रेकेबल हो। अगर मुझे इस तरह की प्रॉपर्टीज़ चाहिए कि वो मटेरियल लीक आउट होना चाहिए तो मुझे ब्रेकेबल इनकैप्सुलेशन करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मॉस्किटो रिपेलेंसी चाहिए फैब्रिक के अंदर या किसी भी तरह की फ्रेगनेंस चाहिए तो उसके जो केमिकल्स होंगे उसका लीक आउट होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट लीकिंग आउट वो केमिकल्स अपना इम्पैक्ट नहीं दिखा पाएंगे। वहीं अगर मैं फेस चेंज मटेरियल फैब्रिक के ऊपर इम्पार्ट कर रहा हूँ ताकि उसके अंदर कूलिंग प्रॉपर्टीज़ आ जाएं, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अनब्रेकेबल कैप्सुलेशन बनानी होगी ताकि वो केमिकल्स किसी तरीके से लीक आउट ना हो जाएं, वो फैब्रिक के अंदर ही रहें। ठीक है, तो एक कोटिंग के थ्रू अप्लाई करने वाले केमिकल्स थे। ये मेथड थे हमारे पास केमिकल्स अप्लाई करने के। अब हमारे पास जो सबसे ज़्यादा मशहूर फिनिशेस हैं, हम पर्टिकुलरली उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं सॉफ्टनिंग फिनिशेस के ऊपर। सॉफ्टनिंग के लिए हम सॉफ्टनर्स का इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली हमारे पास जो सॉफ्टनर होते हैं दो तरह के होते हैं, एक सर्फेक्टेंट बेस्ड सॉफ्टनर्स होते हैं और एक सिलिकॉन बेस्ड सॉफ्टनर होते हैं। याद रखिएगा, सिलिकॉन बेस्ड सॉफ्टनर एक तरीके से फैब्रिक के ऊपर परमानेंट फिनिश अप्लाई कर रहे होते हैं, ये कभी भी निकलेंगे नहीं। वहीं पर अगर हम सरफेक्टेंट बेस्ड सॉफ्टनर्स की बात करें तो ये क्या करेंगे, बेसिकली ये फैब्रिक के ऊपर अप्लाई तो हो जाएंगे लेकिन जितनी दफ़ा आप वॉश करेंगे वो या तो निकल जाएंगे पूरे तरीके से या फिर चंद वॉशेस के बाद निकल जाएंगे। ये एक तरीके से रिन्यूएबल फिनिशेस होते हैं। इसके अंदर बहुत सारी टाइप्स होती हैं हमारे पास, जिसकी डिटेल्स आगे आने वाले कोर्सेज में आप लोग पढ़ेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से ये चीज़ भी याद रखिएगा, फिनिशिंग का सबसे बड़ा रूल कि आप जब कोई प्रॉपर्टी अचीव करने जाते हैं तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपने कॉम्प्रोमाइज़ करनी होती है। तो जब भी आप सॉफ्टनर्स अप्लाई करेंगे तो फैब्रिक के अंदर स्मूथनेस तो आ जाएगी लेकिन उसकी जो एब्जॉर्बेंसी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हम नेक्स्ट फिनिश की बात करते हैं जो कि है स्टिफनिंग। फैब्रिक का ड्रेप रिड्यूस करने के लिए उसके अंदर हम स्टिफनर्स अप्लाई करते हैं। अब स्टिफनर भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, या तो टेम्पररी होंगे या फिर परमानेंट होंगे। जो टेम्पररी स्टिफनर्स होते हैं यूजुअली हम उसके लिए साइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कपड़े पे कलफ लगाना है तो वो टेम्पररी फिनिश है। अगर मुझे कपड़े के अंदर परमानेंट फिनिशेस चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, उसके अंदर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की एक तरीके से कोटिंग करनी होगी जो कि 100% हमेशा हमेशा उसके अंदर चिपक के रह जाएगी, कभी भी वॉश अवे नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे और भी परमानेंट स्टिफनर्स के तौर पे केमिकल्स यूज़ हो सकते हैं। आगे वाटर रिपेलेंट और वाटर प्रूफ फिनिशेस के बारे में बात करते हैं। ये सारे केमिकल फिनिशेस की डिटेल्स आप लोग आगे के कोर्सेज में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम पर्टिकुलरली एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वाटर रिपेलेंट फिनिशेस और वाटर प्रूफ फिनिशेस के अंदर मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं समझते हैं। देखें, ये जो है फैब्रिक के पोर्स को थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर, जब भी हैवी रेनफॉल हो रही होगी तो वाटर इसके ऊपर गिरेगा लेकिन स्लाइड ऑफ हो जाएगा।
वाटर प्रूफ फिनिशेस के अंदर क्या होता है कि आप वाटर के अंदर भी अगर फैब्रिक को डाल दें तो भी वाटर उसमें पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह के फॉलिंग वाटर को रेजिस्ट कर सकता है, उसकी विकिंग को रेजिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप वाटर रिपेलेंट फिनिश्ड फैब्रिक को अगर पानी में डालेंगे तो पानी फिर इसके अंदर पेनिट्रेट हो सकता है, अंडर प्रेशर पेनिट्रेशन से नहीं रोक पाता वाटर रिपेलेंट फिनिश। ठीक है, पोर्स की बेसिस पर हम आगे की चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं। इसके अंदर थोड़े से पोर्स रह जाते हैं फैब्रिक में, जिसकी वजह से वाटर वेपर्स की परमेबिलिटी इसमें एग्जिस्ट करती है थोड़ी बहुत। मतलब अगर आप वाटर रिपेलेंट फिनिश्ड फैब्रिक अगर पहनेंगे तो अगर आपको पर्सपायरेशन हो रही है तो वो वाटर वेपर्स को बाहर आने देगी, जिसकी वजह से आपको कंफर्ट फील होगा। वहीं अगर हम वाटर प्रूफ फैब्रिक पहनेंगे तो क्या होगा, बेसिकली इसके पोर्स बिल्कुल बंद होते हैं, जिसकी वजह से वाटर वेपर्स बाहर नहीं निकल सकते। तो इन केस अगर आपको पर्सपायरेशन हो रही है ये फैब्रिक्स पहनकर तो वो बाहर नहीं निकल पाएगी, जिसकी वजह से आपको रैशेज हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम पढ़ते हैं एयर परमेबिलिटी। पोर्स के थोड़े बहुत होने की वजह से भी इसमें खासी एयर परमेबिलिटी होती है, मतलब एयर पास हो सकती है, ब्रीदेबल होते हैं फैब्रिक किसी हद तक। वहीं पर अगर हम बात करें वाटर प्रूफ फिनिशेस की तो इसके अंदर पोर्स बिल्कुल भी नहीं होते, ना होने के बराबर होते हैं। तो फैब्रिक के अंदर एयर परमेबिलिटी भी नहीं होती, एयर इसमें से आर पार नहीं जा सकती, जिसकी वजह से आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा। वहीं पर हमारे पास नेक्स्ट जो है वाटर को किस तरीके से रेजिस्ट करते हैं ये मैंने बता दिया। बेसिकली अगर वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल हो रहे हैं तो वो स्लाइड हो जाएंगे, अगर वो वाटर ड्रॉपलेट्स रुक गए फैब्रिक के ऊपर तो प्रेशर की वजह से वो पेनिट्रेट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ये हर कंडीशन में वाटर को रेजिस्ट करेगा वाटर प्रूफ फिनिश। आप फैब्रिक को अगर वाटर के अंदर डालें, अंडर प्रेशर भी आप रखें तो भी वाटर इसमें पेनिट्रेट नहीं हो पाता। बिल्कुल इसी तरीके से आगे हमारे पास और भी बहुत सारी टाइप्स के फिनिशेस हैं, जिसके अंदर हमारे पास इजी केयर फिनिश होता है। इजी केयर फिनिश रिंकल रेजिस्टेंट फिनिश, डायमेंशनल स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए जो फिनिश किया जाता है, ड्यूरेबल प्रेस, एंटी पिलिंग, फिक्सेशन ऑफ डाइज एंड पिगमेंट्स, इन सब के लिए जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है, क्रॉस लिंकर कहलाता है। ठीक है, बेसिकली क्रॉस लिंकर इन सारे फिनिशेस को अचीव करने में हेल्प करता है। समझें, हमारे पास ये दो पॉलीमर चेन्स हैं जिनके दरमियान किसी भी तरह की कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं हुई हुई, जिसकी वजह से दो चेन्स एक दूसरे पे स्लाइड कर सकती हैं। और अगर स्लाइड कर सकती हैं तो इससे बने हुए फाइबर की शेप भी चेंज हो सकती है, डिफॉर्मेशन इसमें आ सकती है, इसमें रिंकल पड़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं क्रॉस लिंकर का इस्तेमाल करूंगा तो क्या होगा, ये चेन्स के दरमियान बॉन्ड्स बना देंगे। अब चेन स्लाइड हो सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अगर चेन स्लाइड नहीं हो सकती तो उसकी एक शेप फिक्स हो जाएगी, उसमें रिंकल्स इतने आराम से नहीं पड़ेंगे। तो क्रॉस लिंकर ने क्या किया, बेसिकली पॉलीमर चेन्स की रेजिलियंस को बढ़ा दिया। बेसिकली फाइबर की रेजिलियंस प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थी क्योंकि चेन स्लाइड हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी लूज़ हो गई, जिसकी वजह से अगर फाइबर को हम बेंड करें तो वो इजीली ब्रेक हो सकता है। डिसएडवांटेज है इसका एक, लेकिन उसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है कि एंटी पिलिंग प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। मैंने आप लोगों को समझाया था कि फाइबर के ऊपर, फैब्रिक के ऊपर अगर एक प्रोट्रूडिंग फाइबर है जो कि बेंड हो रहा है और उसके ऊपर फाइबर्स जमा होते जा रहे हैं तो क्या होगा, ये फाइबर्स के जो बॉल बनेंगे क्या कहलाएंगे, पिल्स कहलाएंगे। लेकिन अगर वो प्रोट्रूडिंग फाइबर जो कि फैब्रिक के अंदर से निकल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है तो बेंड होने पे क्या होगा, वो टूट जाएगा, जिसकी वजह से फाइबर्स जमा नहीं हो सकते इसके ऊपर। तो इस तरीके से एंटी पिलिंग प्रॉपर्टीज़ भी जनरेट कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से डाइस की और फिनिशेस की फिक्सेशन में किस तरह से हेल्प कर रहा होता है, समझें। अगर फाइबर्स के जो पॉलीमर चेन्स हैं उनके दरमियान किसी भी तरह का कलरेंट है या फिनिश है जिसकी वजह से हमें कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मिल रही है, तो वॉश होने पे क्या होगा, जब फाइबर स्लाइड होंगे तो वो पर्टिकुलर डाइज, पिगमेंट्स या फिनिशेस बाहर निकल सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी फिक्सेशन इतनी बेहतरीन नहीं होगी। लेकिन अगर क्रॉस लिंकेजेस बन जाएंगे, फाइबर्स या पॉलीमर स्लाइड नहीं हो पाएंगे इतने ज़्यादा, तो फिनिशेस भी एक तरीके से उसमें स्टक होके रख जाएंगे, उनकी फिक्सेशन प्रॉपर्टीज़ एक तरीके से और ज़्यादा बेटर हो जाएंगी हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे और भी केमिकल फिनिशेस होते हैं जो कि आप लोग आगे कोर्सेज में डिटेल में पढ़ेंगे। इन नोट्स का पीडीएफ मैं अंडर डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, उस लिंक से आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स भी हैं जो कि मैं उस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अटैच कर दूंगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से रिफाइन हो जाए।